मोदी जी कहते हैं कि वो एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी बहन भाइयों 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। ये फडणवीस कहता था चक्की पिसिंग। अब मुझे ये पता नहीं चलता, जैसे बोला 7 दिन में, बराबर 7वें दिन में अजित पवार काका को छोड़ के भतीजा भाग गया और सीधा उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में 2 मुख्यमंत्री पहली बार बने। अरे जो भ्रष्टाचार में एक्सपर्ट आदमी है, वो आदमी की जो खासियत है लूटपाट की, वो आदमी को उन लोगों ने पहचान लिया और उसका डिपार्टमेंट क्या दिया, पोर्टफोलियो क्या दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये चाबी भी ले लेती है। देखो, मैं हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि मोदी जी ये झूठ के सरदार हैं, ऐसे कहते हैं ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मैं तो ये डाकू के सरदार तो नहीं हो गए। मुझे ये नहीं समझ रहा है कि फिर नवाब मलिक अजित पवार के गुट में चले गए और अजित पवार के गुट में जाने के बाद वो जेल से बाहर आ गए। और ईडी का क्या दबाव होता है, तो वो छगन भुजबल जी ने 2 दिन पहले एक किताब लिखा है। छगन भुजबल जी लिखते हैं अपने किताब में कि मैं इनके साथ ईडी के डर के वजह से गया, मैं जो जाना नहीं था। वो खुद के किताब में लिखा है कि मैं ईडी के डर से गया। अरे मोदी ईडी का डर दिखाता है, ये सिद्ध हो गया। उन्हीं का मंत्री, अभी महाराष्ट्र में जो सरकार है, उन्हीं के ही मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने किताब लिखा कि ईडी के डर के वजह से मैं उनके साथ गया। तो अब नवाब मलिक को इन लोगों ने टिकट दी, महायुति में टिकट है ना उनको, नवाब मलिक कैंडिडेट है महायुति के। अब दाऊद के साथी को इन लोगों ने टिकट दिया है। अब आतंकवादी देशद्रोही के विरोध में इन्हें टिकट दिया, तो अब इनको कहां से बोलने की ताकत आएगी, कहां हिंदू मुसलमान करेंगे? सवाल करना है साजिद भाई, तुमको तो उसके ऊपर भी लेके गए थे, तुम टाउन से आगे निकल गए बीजेपी के लिए। भाई एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा, ये इन लोगों का ये नहीं है जैसे ये वोट जिहाद बोलते हैं ना, इनका वोट, ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। किसको किसको वोट करना है वो उसका अधिकार है, वो उसका फंडामेंटल राइट्स है, व्यक्तिगत स्वातंत्र है। किसको किसको वोट करना है, वो कोई जबरदस्ती बंदूक की नोक पे हम लोग देश में, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटिंग नहीं होती, लेकिन उसको वोट जिहाद कहते हैं। तो इनका क्या बोलेंगे बीजेपी का नवाब मलिक के केस में? इनको कहेंगे पावर जिहाद। क्या कहेंगे? पावर जिहाद, सत्ता का जिहाद। कुछ भी करेंगे पर सत्ता का जिहाद हम रखेंगे। आपको क्या बोलते हैं? वोट जिहाद। इनको क्या कहेंगे? सत्ता का जिहाद। ये लोग इतने सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते, सत्ता के लिए किसी को प्रमाण पत्र कुछ भी दे सकते। कल बोल देंगे कि नाना पटोले मुस्लिमों का इस एरिया में गया और हमको गाली दी दिया, ऐसा भी बोल देंगे। अरे मैंने गाली नहीं दिया भाई, हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पाप तुमने किया वो हम बता रहे, गलत क्या बोला है? आपने जो पाप किया है, क्योंकि आपका गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, जो बेचारे छोटे मोटे दिखा रहे हैं उनको भी डर दिखाया जा रहा है, उनको भी ईडी का डर दिखाया जा रहा है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव, ये प्रक्रिया जो है सिर्फ वोट मांगने तक नहीं रहती, वास्तविकता लोगों के सामने बताने की होती है, और वही काम नाना पटोले कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये जो पावर जिहाद करने वाली जो बीजेपी है, उस बीजेपी को अकोला जिले से जड़ के साथ निपटा के फेंकना ये आपकी जवाबदारी, ये मैं कहना। और मैं आप लोगों को मैं वादा करता हूं
क्योंकि अकोला जिला हमारा जो किसानों का जिला, आज भी हमारे यहाँ खार पान पट्टे की जमीन बहुत है जहां फसल नहीं होती। आज भी हमारे जिले में गरीबी प्रमाण ज्यादा है। आज भी हमारे यहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा है। कल राहुल गांधी जी चिखली में आए, मैं अभी मेरे फोन पे बात हो रही थी, मैंने उनको कहा कि जो मेरे राष्ट्र के गुरु विलासराव देशमुख जी ने जो शुरुआत की थी कि महाराष्ट्र में कभी भी अकाल न गिरे और महाराष्ट्र का पानी जो गिरती है ऊपर से उसका यूज पूरे किसानों के खेतों तक कैसे पहुंचाने का, उसमें नदी जोड़ प्रकल्प हो, मराठवाड़ा में वाटर ग्रिड हो, इस तरह की व्यवस्था राज्य में खड़ी करे और उसके आधार पर सबके खेत में पानी और शुद्ध पीने का पानी और औद्योगिक व्यवस्था के लिए पानी हम उपलब्ध करा देंगे। विलासराव जी कम समय रहे, लेकिन बाद में उस प्रकल्प को रोका गया। लेकिन फडणवीस ने 2014 में घोषणा किया कि हमारी सरकार केंद्र और राज्य में आएंगी तो हम करेंगे। 14 से 19 बहुमत की सरकार रही, नहीं कर सके। 19 में फिर बोला कि हम नदी जोड़ प्रकल्प करेंगे। अभी 2.5 साल की सरकार हुई, राज्य की तिजोरी लूटने में लगे रहे, लेकिन उन लोगों ने नदी जोड़ प्रकल्प और मराठवाड़ा का पावर ग्रिड नहीं करे, वाटर ग्रिड नहीं करे। मैं आपको वादा करता हूं, मैं खुद किसान हूं, पानी का महत्व मैं समझता हूं और मेरे किसानों के आंखों का दर्द भी समझता हूं और उनके आंसू भी देख सकता हूं। मैं इस नाते से महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार आपके आशीर्वाद से महाविकास आघाड़ी की आएंगी तो हम हमारी जो पहली प्राथमिकता जो रहेगी, हर किसान को खेतों में पानी कैसे पहुंचाया जाए, जो हमारी पहली प्राथमिकता है। और खेती के आधार पर उद्योग हम खड़े करें, क्योंकि हम लोग सोयाबीन निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 10,000 रुपया भाव देंगे, एमएसपी सोयाबीन का देंगे। जो हम लोग 6,000 दे रहे थे, वो तो 6,000 तो छोड़ो, अब 4,000 भी नहीं। मैं कभी आज सुबह मैं यहां पर था उमरखेड़ में, तो उमरखेड़ में हमारे बाजार समिति के लोग थे, वो बता रहे थे कि 2,500 में बिक रहा है। आज मुझे बताओ कि किसानों को फसल उगाने के लिए फर्टिलाइजर की रेट बढ़ा दी है, डीजल के रेट बढ़ा दिए, सब चीजों के रेट बढ़ गए। फिर किसान की फसल का रेट क्यों कम किया गया, उसका जवाब तो बीजेपी ने देना है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा विजन जो है कि खेती के आधार पर उद्योगों पे खड़ा करेंगे और उसके आधार पर हम जो एमएसपी केंद्र सरकार जो डिक्लेयर करते हैं उससे ज्यादा दाम किसान की फसल को देने का हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे और उसमें हम सफल होंगे, ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। उस आधार पर जब खेती के आधार पर रोजगार हम खड़े करेंगे, उद्योग खड़े करेंगे, तो उसमें हमारी रोजगार की व्यवस्था बनेगी। उस गांव के बच्चे भी रहेंगे, उनको उसी गांव में हम जैसे काम देने का, किसी को अपना गांव छोड़ के बाहर देने की इच्छा नहीं होती, लेकिन पेट किसी को चैन से नहीं बैठने देता और उसको फिर कहीं अकोला आना पड़ता, कहीं बंबई जाना पड़ता, कहीं राज्यों में काम करने जाना पड़ता। महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम बना के रखेंगे, ये हमारा वादा है। और मैं आपको और एक उसी की बात बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में परिवर्तन की लहर है, ये फडणवीस ने इस बार चुनाव हार रहा, उसी की बात आपको बता। और उससे ज्यादा खुशी ये बताना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुमत में 200 के पार आई, तो अपने आप मोदी की सरकार दिल्ली में गिरेगी, क्योंकि वो बैसाखी के सहारे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू देखेगा कि माहौल बदल गया देश में। हमारे वजह साहब बड़े अच्छे माहौल बदल गया, उसके ऊपर बड़ा अच्छा शेर कहते हैं। अभी क्या कौन सा शेर है आपका, वो उधर से बताओ। हाँ, एक शेर है कि
खुली हवाओं ने मिलके छुपा दिया था जिसको, इनकलाब का वो सूरज निकलने वाला है। जो कब्जा बनाए बैठे थे पानी पे, उनसे कह दो कि महाराष्ट्र का मौसम बदलने वाला है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का मौसम बदल गया है और बीजेपी और उनके साथी दल अब महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर जा रहे हैं, ये तय हो चुका है। और इसलिए मैंने आपको खुशखबरी यूं देते समय कहा कि महाराष्ट्र में बहुमत में महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है और उसकी सबसे ज्यादा भागीदार, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि महाविकास आघाड़ी के जितने उम्मीदवार अकोला डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं सबको चुन के देना है, क्योंकि यही से बाजार से हवा अकोला जिले की बनती है, यही से बनती है। और मैं एक बात आपको याद होगा, मैं तो खुद यहाँ पर आके गया और सारे भाव भी यहाँ से बोलते हैं। मैं यहाँ के गया था, मैं जब अकोला आया था तब मेरे को कहा गया था कि हमारी ये पूरी बाजार तोड़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। जो पॉलिसी महानगर पालिका की है जो बताई नहीं जा रही है, बीजेपी के नेता जो है इसमें लूटपाट में लगे हैं, रिलायंस वाले को बेचने को लगे हैं। तो मैं तब आके आप लोगों के सामने कहा कि कोई भी तुमको हाथ नहीं लगाएगा, और मैं उसी समय में कमिश्नर को फोन किया, कमिश्नर को प्यार से समझाया, मेरा प्यार का थोड़ा तरीका अलग होता है, मैंने समझाया और उसने कहा कि हम नहीं करेंगे सर ये बात। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, ये अकोला शहर के चुनाव की बात, हमारी महानगर पालिका का चुनाव नहीं हो रहा, हमारा जिला परिषद पंचायत समिति का चुनाव नहीं हो रहा, सब नगर पालिका का चुनाव नहीं हो रहा है। हमारी सरकार आने के बाद तुरंत 2 महीने के अंदर ये सब चुनाव लगाया गया। अगर गलती से इनकी आई तो ये चुनाव नहीं लगाने वाले, समझ लो, ये नहीं लगाएंगे। बेचारे बताते कि मैं महानगर का पार्षद हूं, मेरा ये वार्ड है, अभी सब वार्ड बताना ही भूल गए लोग। तो इसलिए मैं उनके भी दल के लोग जो होंगे उनको भी बता रहा हूं, ये तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, तुम्हारे शहर का भविष्य खराब करना चाहते हैं। तुम्हारा तो करते ही तुम्हारा शहर का भविष्य, सरकार और प्रशासन तुम्हारा पूरा पैसा वो बंबई ले जाते हैं और बंबई में फिर उसको भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटपाट किया जाता है। जब से प्रशासक है तब से हमारे अकोला के बेहाल कितने हैं। कोई आवाज सुनने वाला है आपका? जो सुरेश कोई आवाज सुनने वाला है? नीचे गया, कोई आवाज नहीं। तो ये डेमोक्रेसी इनको एक्सेप्ट नहीं है, इनको नहीं चाहिए। और इसलिए मैंने आपको कहा कि ये व्यवस्था को ताकत देना, संविधान के आधार पर ताकत देना, ये महाविकास आघाड़ी का ही जवाबदारी बनती है, बीजेपी की नहीं। दूसरा, जैसे इन लोगों ने घोषणा की हर समाज के लिए एक महामंडल बना, वो महामंडल नहीं है, महामंडल है। उसका घोषणा कर दिया, वाल्मीकि समाज को हमने महामंडल बना दिया, हमें नाई लोगों के लिए महामंडल बना दिया, कितनी जो लोग हैं उनके लिए सब बना दिया, घोषणा कर दी। पैसा कुछ भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है वहां। हमने कल हमारा महाराष्ट्र नामा डिक्लेयर किया। महाराष्ट्र नामा में हमने कल महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए हमने जो सभी स्तर के लोगों के लिए, सभी स्तर के लोग, हमने एक न्याय, सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनाई। उसके आधार पर सिर्फ घोषणा नहीं तो उसकी अमलबजावनी भी करने का वादा हमने किया है, हमने वचन दिया है। इवन हमारे कर्मचारी लोग जो हैं उनके जो जिनी पेंशन का जो इश्यू था उसका भी कमेंटमेंट हमने कर दिया। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कोई भी स्तर की व्यवस्था में जो जिनका अधिकार होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, तो हर जगह सब लोगों को न्याय देने की व्यवस्था हमारे महाविकास आघाड़ी सरकार ने, और हमने जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, पंचसूत्री हमने डिक्लेयर किया,
तो हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी नेता उपस्थित थे, लेकिन भाजपा का, एकनाथ शिंदे का, अजित पवार का मैनिफेस्टो अलग अलग है, जाहिरनामा वो एक साथ नहीं डिक्लेयर किया। कल अमित शाह ने बीजेपी का किया, एकनाथ शिंदे ने 2 दिन पहले अपना किया, अजित पवार अपना करता है। तो इनकी महायुति में अभी से गड़बड़ है, अभी से दाल में काला है, तो पावर में आने के बाद तो काला ही काला रहेगा, पूरी दाल ही काली है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई महाराष्ट्र बचाने की है। महाराष्ट्र द्रोही, शिवद्रोही जो सरकार महाराष्ट्र में बैठी है, धर्म के आधार पर लोगों में विभाजित करना चाहती है, ऐसे बीजेपी प्रणीत जो सरकार महाराष्ट्र में बनी है, उसको उखाड़ के फेंकना आपका दायित्व जाता है। और जो लोग बीजेपी को फायदा करने के लिए खड़े हैं, वैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा है, बीजेपी वालों को धन्यवाद करता हूँ। साजिद भाई ने तो इस बार कुछ तो भी अलग जड़ी कर दी है, लेकिन जहां क्योंकि अकोला उसका सेक्टर है, वोट विभाजन करने वाला, क्यों प्रमोद डोंगरे साहब? हाँ, तो जो भी लोग वोट डिवीजन करने के लिए और महाविकास आघाड़ी हराने के लिए जो खड़े हैं, उनसे भी सीख लेना चाहिए। हमारा वोट विभाजित न, हमारा वोट महाविकास आघाड़ी को जाए, यही कोशिश आप सबको करना है। और मुझे लगता है, मुझे जो विश्वास है कि मैं अकोला ग्रामीण शहर जितनी बार मैं यहाँ पर आया हूँ, ये कुछ लोग तो बोले कि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे क्या, बार बार आते हो अकोला में। लेकिन मुझे अभय पाटिल के हारने का एक दुख तो हुआ है। इतनी मेहनत के बाद हम थोड़ों से वोटों से हम हारे, लेकिन अब विधानसभा में वो हार का बदला हमको लेना है। और हमारे ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई सिर्फ महाविकास आघाड़ी को जिताने की तक ही नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश के संविधान को बचाने की लड़ाई हमारी है। अगर संविधान खत्म करने का काम ये लोग करते हैं, तो हम लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं रखेंगे। और इसलिए वोट विभाजन करने वाली व्यवस्था को भी रोका जाए और महाविकास आघाड़ी को ताकत के साथ, आप लोग पूरे सपोर्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमारे यहाँ के नेता जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, आम लोगों की बातों को बेबाक रखते हैं, ऐसे साजिद पठान साहब को आप बड़े वोटों से, क्योंकि ये गए बार थोड़े वोटों से आ रहे थे, लेकिन इस बार मुझे साजिद पठान साहब की जीत 50,000 के ऊपर के वोटों से ही होना है। और जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तो उनको याद दिलाओ कि कोरोना के समय तब हम किसी को खून देते थे, तब हिंदू मुसलमान नहीं देखते थे। सही बात, याद दिलाओ। मदन जी प्यार, मामा मांझे की जोड़ी मजबूत है। तब हम कोरोना के समय में हम धर्म जात की बात नहीं करते थे, हम इंसानियत की बात करते। लेकिन जो सत्ता में बैठे थे दिल्ली में, उन्हें कभी इंसानियत नहीं सोची। मैं हमेशा कहता हूं कि कोरोना नरेंद्र मोदी ने लाया देश में, सही बात, क्योंकि उसके बाद में जो लसीकरण दिया गया और हमने डॉक्टर बनाए, ईजान हमारा डॉक्टर है, वजाद हमारा डॉक्टर है, अभय डॉक्टर हमारा है, प्रशांत है, तो हमने रहमान साहब है, हमने इतने लोगों को डॉक्टर, मेडिकल साइंस, पहले तो प्लेग की बीमारी आए तो लोग मर जाते थे, गांव छोड़ के भाग जाते। तो ये डॉक्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इंजीनियर और डॉक्टर पूरे हमारे देश में बने, एक मेडिकल साइंस व्यवस्था आई, बाद में दवा, और उससे लोग बचने शुरू हुए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कोरोना के समय में कहा, दिए जलाओ, कोरोना चले जाएगा।
बाद में कहा थाली बजाओ, कोरोना चले जाएगा। फिर कहा कि मैं लस बनाता हूं और लस के आधार पर तुम बचो। अब वो लस बन गई, हमने लसीकरण कर लिया, तो अब किसी के हाथ पैर दर्द होते हैं, किसी को अटैक आ रहा है। मेडिकल साइंस ने कहा है एक परिवार के 3 लोग मरे, अमीर आदमी था, उसने उसका पोस्टमार्टम किया और उसमें पता चला कि ये जो लस दी गई है उसके वजह से ये 3 लोग मर गए। ये सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस केंद्र सरकार को भेजा, नरेंद्र मोदी की सरकार को भेजा। भेजने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रिप्लाई किया कि हमारे वजह से नहीं हुआ, वो कंपनी है उसके वजह से हुआ। तो मैं फोटो किसका है भाई, फोटो किसका है? अब जो आवाम को संभाल नहीं सकता, गलत इंजेक्शन देके मार सकता है, ऐसे भाजपा को वोट करोगे? इसलिए मैं आप लोगों को इतना ही कहता हूं कि आप सब लोग आने वाली 20 तारीख को साजिद पठान को सबसे ज्यादा वोटों से पंजे सिंबल पे मतदान करके आप बहुमत से चुके दो, ये विनती करता हूं। धन्यवाद। देश का नेता कैसा हो? निरंतर मोदी को हटाओ और देश को बचाओ।